नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विधर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अभी तक 2 टॉपिक कवर कर लिया है पॉलिटी सीरीज का, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास और दूसरा संविधान निर्माण के बारे में हम लोग जाना, और उससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते थे उसको भी हमने कवर किया। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताएं, कि हमारे भारत के संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो संविधान की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है दोस्तों कि सबसे लंबा लिखित संविधान। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। अगर हम बात कर लें सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था, तो पहला लिखित संविधान अगर आपसे पूछे पहला लिखित, तो वो अमेरिका का था। किसका था? अमेरिका, मतलब कि यूएसए का जो है संविधान वो विश्व का पहला लिखित संविधान है। किंतु वो उसमें केवल कितने 7 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद है, और ये 4 महीनों में क्या हो गया था? निर्माण हो गया था। किंतु जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें 395 अनुच्छेद, भाग इसमें 22 है दोस्तों, अनुसूचियाँ 8 थी और वर्तमान समय 12 है। समय समय पर हमारे भारतीय संविधान में क्या हुआ है? संशोधन होकर के जो अनुच्छेद की अब संख्या देख रहे हैं 395 न रह करके 450 से भी क्या हो गई? अधिक हो गई है। ये जो भाग है भाग 25 हो गए हैं और अनुसूचियाँ कितनी हो गई? 12 हो गई हैं। ये हम लोग अलग टॉपिक में क्या करेंगे? भाग को, अनुसूचिया को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारा भारत का संविधान क्या है? विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगली विशेषता क्या है? तो अगली विशेषता है विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान है वो क्या है? तो वो विभिन्न देशों से क्या है, जो वहाँ की अच्छी अच्छी बातें थी उसको क्या किया था? अडॉप्ट किया गया था, हमारे संविधान में शामिल किया गया था। तो इसमें क्या है, जो स्रोत थे वो स्रोत 2 प्रकार के थे, एक आंतरिक स्रोत थे और एक बाह्य स्रोत थे। आंतरिक स्रोत मतलब जो हमारा भारत शासन अधिनियम जो 1935 से उससे जितनी भी बातें ली गई है दोस्तों वो आंतरिक स्रोत कहलाती है। बाह्य स्रोत होता है दोस्तों जो विदेशी स्रोत है, मतलब जो हम लोग अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी बातें लिए हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बाह्य स्रोत, या उसी को कहते हैं हम लोग विदेशी स्रोत कहते हैं दोस्तों। तो विभिन्न देशों से क्या है हमारा संविधान प्रभावित है। आगे आते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। मतलब कि हमारा जो संविधान है दोस्तों, नम्यता का मतलब होता है लचीला, अंशतः लचीला, और अनम्यता का मतलब होता है अंशतः कठोर। मतलब कि नम्यता और अनम्यता का हमारा संविधान मिश्रण है। नम्यता मतलब कि हमारे संविधान में दोस्तों जो संशोधन की प्रक्रिया है ना तो वो उतनी आसान है और ना ही उतनी कठोर। आपको हम बता दें कि जो हमारा भारतीय संविधान है जो उसमें संशोधन का जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के द्वारा होता है। और हमारे संविधान में संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब होता है दोस्तों कि जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उसका 2/3 सदस्य क्या करते हैं? उसमें मतदान करते हैं, वही क्या कहलाता है? विशेष बहुमत कहलाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों क्या? विशेष बहुमत और कुल राज्यों से आधे से अधिक, मतलब कि विशेष बहुमत होना चाहिए और हमारे भारत में जितने राज्य हैं उनमें से आधे से अधिक राज्यों की सहमति होनी चाहिए। इस आधार पर हमारे संविधान में संशोधन होते हैं। और हमारे संविधान में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनमें क्या होते हैं? साधारण बहुमत द्वारा क्या होते हैं? वो उसमें संशोधन किया जाता है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। आगे आते हैं दोस्तों, आगे है एकल नागरिकता। अगली विशेषता जो है दोस्तों क्या है? एकल नागरिकता। ये जो
नागरिकता है हमारे भारत में वो क्या है, एकल नागरिकता है, ना कि दोहरी नागरिकता है। मतलब हम क्या है, हम लोग भारत के निवासी, ना कि जिस क्षेत्र के हम लोग रहते हैं, मतलब भारत के नागरिक है, जिस क्षेत्र में रहते हैं हम लोग वहाँ के नागरिक नहीं। जैसे मान लीजिए जिस राज्य में कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो वहाँ का क्या है, निवासी है, लेकिन नागरिक कहाँ का है, वो भारत का है। तो नागरिकता के बारे में जो ये हमारा जो यहाँ स्रोत है ये आपका इंग्लैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। हम लोग अलग टॉपिक में विभिन्न देशों से लिए गए स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग सबका विशेषताओं के बारे, संविधान की विशेषताओं के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो नागरिकता के बारे में है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में उसका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो संविधान लागू बन जाने के बाद नागरिकता जो अधिनियम बना था वो 1955 में बना था। अब ये नागरिकता अधिनियम के द्वारा ही मतलब व्यक्तियों को 5 ऐसे आधार थे जिसके आधार पर नागरिकता क्या किया दिया जाता है, जिसमें आपका जन्म हो गया, वंश आधार हो गया, देशीकरण हो गया, या किसी भी बाहरी भाग को अगर भारत क्या करता है अपने अंडर में लेता है तो वहाँ के जो भी निवासी होंगे वो क्या होंगे, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन करा करके भी हम लोग भारत की नागरिकता प्राप्त करते थे, जो ये अधिनियम में कहा गया था दोस्तों। अगला है दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऐसे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो मतदान की आयु है वो क्या है, वो 18 वर्ष है। लेकिन जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में जो मतदान की आयु थी वो कितनी थी, 21 वर्ष थी। क्या थी, 21 वर्ष। किंतु जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989 में, उसमें जो आयु थी मतदान की वो 21 वर्ष से कर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष। मतलब कि हमारे भारत में किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग हों, ठीक है, तो उनमें मतदान को लेकर के किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा दोस्तों। वही होता है दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्या है, अगला है आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी न्यायपालिका है वो अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र है। मतलब उस पर किसी का, मतलब कि ना ही आपका विधायिका का, ना ही कार्यपालिका का, इस पर किसी प्रकार कोई प्रकार का दबाव नहीं है। और ये भी याद रखिएगा जो हमारे भारत में जो न्यायपालिका है वो 3 भागों में बटी हुई है दोस्तों। जो सबसे ऊपर है वो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद आपका हाई कोर्ट है और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दोस्तों। और न्यायपालिका को ही क्या कहा जाता है, मूल अधिकार एवं संविधान का ये संरक्षक है। मतलब जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है, मूल अधिकार एवं संविधान का क्या कहलाता है, ये संरक्षक कहलाता है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों, अगला है आपका संविधान की सर्वोच्चता। जो अगली विशेषता है दोस्तों, संविधान की सर्वोच्चता, मतलब कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। मतलब हमारे संविधान में जो भी बातें कही गई है, जो भी बातें हमारे संविधान में कही गई है, ठीक है, उसमें और हमारी जो सरकार है उस संविधान से बाहर किसी प्रकार का कोई काम नहीं करेगी। मतलब को संविधान के दायरे में रहकर क्या करेगी, वो अपना काम करेगी। अगर सरकार संविधान से बाहर कुछ काम करती है तो हमारे देश की जो न्यायपालिका है उस पर क्या करेगी, उस पर प्रतिबंध लगाएगी दोस्तों। मतलब उसको असंवैधानिक घोषित करेगी। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा संविधान है, संविधान क्या है, सर्वोच्च कानून है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, अगला है, अगली विशेषता जो है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, मतलब हमारे भारत में जो शासन प्रणाली संसदीय है, जो ब्रिटेन से अधिगृहित किया गया है। ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे भारत में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो संबंध, मतलब उनके बीच मध्य समन्वय होता है, वो क्या होता है, दोनों के बीच में अच्छे संबंध होते हैं। ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, हमारे देश में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। विधायिका मतलब हो गया दोस्तों संसद, कार्यपालिका जो क्या करते हैं, विधायिका द्वारा बनाए गए
कानून को क्या करते हैं, लागू करते हैं दोस्तों। वही क्या कहलाता है, कार्यपालिका कहलाता है आपका। कार्यपालिका के अंतर्गत आपके हो गए हैं राष्ट्रपति, हो गए हैं पीएम, होंगे राज्य में बात करेंगे तो राज्यपाल हो गए, सीएम होंगे, ये हो गए दोस्तों। अगर हम बात करें तो कार्यपालिका के जो नाम मात्र के प्रधान होते हैं, मतलब नाम मात्र की जो शक्ति होती है वो किनमें होती है, वो राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं। इनमें क्या होते हैं, इनके पास नाम मात्र की शक्ति होती है। लेकिन वास्तविक शक्ति की बात करें कि कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किनमें नहीं होता है, तो पीएम और सीएम में होता है। मतलब कि प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर में क्या होता है, ये कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कहलाते हैं दोस्तों। तो ये संसदीय प्रणाली हमारे भारत में प्रचलित है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों त्रिस्तरीय शासन। मतलब कि हमारे देश में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको विकेंद्रीकृत किया गया है। क्या किया गया है, मतलब बांट, हमारे भारत में जो प्रशासन चलता है वो प्रशासन शक्तियों को बांट करके चलता है। मतलब केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में और स्थानीय स्तर में। तो कि इस तरह से क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और हमारा भारत ही ऐसा है दोस्तों जहाँ पर क्या है, जहाँ पर स्थानीय स्तर की सरकार बनाई गई है और किसी देश में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से हमारे जो सरकारें हैं वो क्या है, वो त्रिस्तरीय हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों, आगे है आपका हमारे संविधान की जो अगली विशेषता है वो मूल अधिकार हमारे संविधान में है, नीति निर्देशक तत्व है और मूल कर्तव्य है। मतलब कि हमारे संविधान में भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है संविधान द्वारा। जो हमारे संविधान के भाग कितने में है, 3 में है, अनुच्छेद आपके 12 से 35 में है। और जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य को, मतलब कि राज्य सरकार को कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए इसमें बातें कही गई है कि अपने स्तर से जो राज्य सरकार है अपने क्षेत्र का बेहतर तरीके से कार्यभार को चला सके। और ये दोनों जो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये हमारे संविधान के मूल जो संविधान था उसमें नहीं था दोस्तों। लेकिन ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान, मूल संविधान में निहित नहीं था। ये आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन होता है, उसमें क्या होता है, इसको जोड़ा जाता है। इसके लिए एक दोस्तों समिति बनती है जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसके द्वारा दोस्तों हमारे संविधान में क्या होता है, मूल कर्तव्य को जोड़ा जाता है। जब ये 1976 में जोड़ा जाता है उस समय कितने होती है इसकी संख्या, इसकी संख्या 10 होती है। किंतु जब 2002 में 86वां संशोधन होता है जिसमें एक और कर्तव्य जोड़े जाते हैं कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके माता पिता का यह कर्तव्य है कि उनको क्या करें, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। मतलब कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे उनको शिक्षा के बारे में बात किया गया है। जो इस तरह से कुल कितने हो गए, कुल आपके 11 कर्तव्य हो गए हैं दोस्तों। आगे है ये दोस्तों, अगली जो विशेषता है हमारे संविधान की वो क्या, आपात उपबंध है। मतलब कि हमारे संविधान में आपात उपबंध का भी उल्लेख किया गया है जो हमारे संविधान के भाग 18 में है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में किया गया है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की उल्लेख किया है दोस्तों। पहला जो है राष्ट्रीय आपात होता है दोस्तों, जो अनुच्छेद 352 में बताया गया है इसका। दूसरा दोस्तों राष्ट्रपति शासन, जो राज्य में लागू किया जाता है, जो इसके अनुच्छेद 356 के द्वारा। और वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के द्वारा लागू किया जाता है दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, ये सब जितने भी टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, जितनी भी विशेषता होती है इसमें आपको अधिकांश विशेषता को हम लोग अलग अलग टॉपिक करके क्या करेंगे, कवर करेंगे दोस्तों। इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा, या आपात में इतना ही बताएं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कैसे कैसे क्या होता है, कहाँ पर कौन सा आपात लागू सबसे पहले हुआ था, आपात क्यों लागू होता है, कौन सा आपात अभी तक लागू नहीं हुआ, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे दोस्तों। आगे ये दोस्तों अगला है पंथ निरपेक्ष राज्य। मतलब हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है दोस्तों पंथ निरपेक्ष राज्य। आपको बता दें
कि पंथ निरपेक्ष जो शब्द देख रहे हैं आप, ये हमारे संविधान, जो मूल संविधान था, मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें ये नहीं जो था, ये आपका 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन के फलस्वरूप 1976 में क्या होता है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाता है। अब पंथ निरपेक्ष होता क्या है दोस्तों, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि सरकार जो है कोई ऐसी नीति नहीं बनाएगी, कोई ऐसी नीति नहीं अपनाएगी जो धर्म के आधार पर क्या करेगा, भेदभाव उत्पन्न करेगा। मतलब लोगों के बीच में धर्म के आधार पर भेदभाव उत्पन्न करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो राज्य है किसी भी धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित नहीं करेगी। ये नहीं कि कोई विशेष धर्म है उसको क्या कर रही है राज्य सरकार, बढ़ावा दे रही है, और अन्य धर्म के लिए जो लोग हैं उनको क्या कर रही है, उनको नीचे दिखा रही है। उसके ऐसे क्या होता है, ऐसे भेदभाव आपस में क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ऐसा सरकार नहीं करेगी, मतलब ऐसा सरकार जो है ऐसा नहीं करेगी। उसे क्या कहते हैं हम लोग, पंथ निरपेक्ष कहते हैं दोस्तों। आगे आते हैं, अगला है दोस्तों आपका संघात्मक संविधान किंतु एकात्मक की ओर झुकाव। मतलब कि जो हमारा संविधान है वो देखने में क्या है, आपको संघात्मक है, किंतु इसका जो झुकाव है वो क्या है, एकात्मक के रूप में है। मतलब एकात्मकता की ओर देखने को मिलता है। अब ये दोस्तों संघात्मक मतलब होता है कि जो हमारे देश की शासन प्रणाली है दोस्तों, उसको क्या किया गया है, उसको मतलब कि शक्तियों को बांट करके, मतलब कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरा पावर नहीं दिया गया है, बल्कि उसको क्या किया गया, उसको विखंडित किया गया है दोस्तों। और हमारे जो संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को एकात्मक राज्य घोषित किया गया है, क्योंकि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद कहता है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। मतलब क्या है, हमारा भारत जो है 28 राज्यों से मिलकर बना है। कोई अगर राज्य चाहता है कि हम भारत से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बना ले, तो ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों। वही क्या कहलाता है, आपका एकात्मक कहलाता है दोस्तों। संघात्मक जो हमारे संविधान में जो संघात्मक लक्षण देखते हैं दोस्तों, तो उस लक्षण देखने जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर हम 3 लक्षणों के द्वारा हम अपने संविधान के संघात्मक प्रणाली को समझ सकते हैं। जो पहला है दोस्तों वो लिखित संविधान, क्या है वो, लिखित संविधान। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका। मतलब ये हमारे देश का संविधान जो है लिखित है, जो यहाँ की न्यायपालिका है वो क्या है, वो भी स्वतंत्र है। और केंद्र एवं इकाइयों, मतलब कि जो राज्य है, जो स्थानीय स्तर की सरकार, उनके मध्य क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। उनके मतलब कि हम बता दिए, किसी एक व्यक्ति या किसी भी एक पद को क्या किया गया है, पूरा पावर नहीं दिया गया, बल्कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस तरह से हमारे भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाता है दोस्तों। यही था दोस्तों हमारा संविधान का विशेषताएं। अगर किन्हीं दोस्तों को कुछ परेशानी हुई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आगे हम इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं संविधान की विशेषता से, उसको हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।